यह है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, सारनाथ से प्राप्त जो विराजमान बुद्ध की प्रतिमा की विशेषता के संदर्भ में बताना है। यानी कि सारनाथ से जो विराजमान रूप में जो बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये प्रतिमा हालांकि 5वीं शताब्दी का है और इसकी जो विशेषता है इसके बारे में बताना है। पहला कथन ये कर है कि बुद्ध को पद्मासन में विराजमान दिखाया गया है। तो चूंकि विराजमान बुद्ध की प्रतिमा की बात हो रही है, यहाँ पर पद्मासन में बुद्ध को जो है विराजमान दिखाया गया है। बुद्ध को विराजमान दिखाया गया है और यहाँ पर जो है इसके नीचे पट्टिका में ये धर्म चक्र परिवर्तन का जो है साइन दिखाया गया है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा कथन यह कर रहा है कि यह मूर्ति धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का निरूपण करता है। तो ये बात दूसरा कथन भी सही है। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान गया में मिला था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अधिकतर विद्वानों का कहना है कि उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से 563 साल पहले हुआ था। उसके बाद बात करें तो इन्हें जब ज्ञान गया में मिल गया तो ये सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश यानी ज्ञान को सारनाथ में ही दिया और सारनाथ में जो उपदेश दिया, इस चित्र को यहाँ पर जो है इस मूर्ति रूप में उकेरा गया है जो कि विराजमान अवस्था में है और इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है। विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न यहाँ पे ये कर है, मगध क्षेत्र पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा जी, प्रथम जो वंश था वो हर्यक वंश था, जिसका बिंबिसार के शासनकाल में जो है यह अपने चरम पर था और बिंबिसार जो था ये बुद्ध के समकालीन था। ये बात हो रही है लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 463 ईसा पूर्व लगभग। तो पहला जो शासक था ये हर्यक वंश था। तो पहले 4 होगा तो इसका मतलब ये विकल्प ए और डी गलत हो जाएगा। दूसरे शासक की बात करें तो हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक उदयन था। इस उदयन जो कि जिन्होंने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, इसी उदयन को जो है शिशुनाग वंशियों ने हराकर, इसको पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और इस शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जिसका नाम जो है कालाशोक था, इस कालाशोक को जो है पराजित करके, जो कि शिशुनाग वंश का था, महापद्म नंद ये शिशुनाग वंश को पराजित कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, महापद्म नंद, इन्होंने जो है नंद वंश की स्थापना की। ये प्रथम शासक थे नंद वंश के और इन्होंने नंद वंश की स्थापना की और ये प्रथम गैर क्षत्रिय राजा भी थे। भारतीय इतिहासकारों द्वारा जो है इन्हें भारत का जो है प्रथम शासक माना जाता है। और इस नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद। इस धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठा। इस प्रकार जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं कि इस ऐसे बात करें तो सबसे पहले जो है हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद बात करें तो नंद वंश और फिर जो है मौर्य वंश। तो इस प्रकार जो है विकल्प सी में जो है यह सटीक है और यहाँ पर विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ के मुहरों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बात बताना है। इसमें आपको विकल्प देख के सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये कर रहा है कि मुहरें जो होती थी वो मुख्यतः वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए निर्मित की गई थी। तो मुहरों जो है ये सामान होते थे बोरे या अन्य किसी चीज़ में, तो उस पर जो है मिट्टी का जो है मोहर, स्टेटाइट का तांबा का, चर्च का, इस सब चीज़ का जो है मोहर मिला है और उस पर जो है गीला मिट्टी पर जो उसे छाप दिया जाता था और फिर इसे पैक कर दिया जाता था। तो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए और इन मोहरों का जो है मिलान एक से दूसरे प्रदेश में भी किया गया है। इससे पता चलता है कि ये वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग की जाती थी और वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए
मेनली रूप से जो है इसका उपयोग की जाती थी। पहला कथन सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प बी जो है यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि मोहरे अधिकांशतः हाथी दांत से निर्मित थी। तो हाथी दांत से निर्मित मोहरे मिली है बट कम मिली है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि अधिकांशतः जो है हाथी दांत से मिली थी, तो इसलिए दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत हो गया। तीसरा कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक मोहर चित्रात्मक लिपि में उत्कीर्णित है, तो यहाँ पर ये बात जो है सही है। अधिकांश मोहरों पर जो है पशुओं की आकृति छपी है और इन पशुओं की आकृति जो है ये चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक में है, और यहाँ पर जो है तीसरा कथन सही है। तो 1, 3 जो है यहाँ पर सही होगा कि इसमें 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है, कभी कभी सुर्खियों में रहा लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम शब्द जो है ये किसे संदर्भित करता है? लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम यानी कि अंतिम टाइम में जो हिम सबसे अधिक रहा था, यही जो है इस शब्द का अर्थ बता पा रहे हैं हम। तो ये कह रहा है कि पिछले हिमयुग के दौरान सबसे निकटतम समय जब बर्फों की परतों का विस्तार सर्वाधिक था, लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। तो पिछले हिमयुग के दौरान सबसे निकटतम समय जब बर्फ की परतों का विस्तार सर्वाधिक था, तो यही जो है इसका सही उत्तर है कि ये उस समय को संदर्भित कर रहा है जब बर्फ की परतों का जो है विस्तार इस धरती पे सर्वाधिक था। और ये लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम की बात कर रही थी, ये लगभग बात हो रही है 19,000 से लेकर 21,000 वर्ष पहले की। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम समय था और इस समय जो है नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद बात करें तो यूरेशिया, ये सब जो है बर्फ़ों से ढके हुए थे, बर्फ़ों से ढके हुए थे। और समुद्र का स्तर जो है उस समय समुद्र का स्तर जो है कम था, जिसके कारण जो है राम सेतु में उभार था। यानी आप तमिलनाडु से श्रीलंका के बीच जो रास्ते हैं वो राम सेतु के रूप में आप जानते होंगे। तो राम सेतु में समुद्र का स्तर कम था, राम सेतु में उभार था। और उस समय ऐसा लगता था, ये 19 से 20,000 साल पहले, कि भारत से जो है श्रीलंका जो है मैंने सीधे डायरेक्ट रास्ता है, इतना उभार था। तो इस प्रकार जो है ये विकल्प ए जो है इसमें सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, द्रविड़ शैली के मंदिरों का उप विभाजन यानी कि सब डिवीजन जो है यहाँ पर बात हो रही है द्रविड़ शैली के। आपको पता होगा कि ये मंदिर निर्माण की शैली की बात हो रही है, और मंदिर निर्माण की शैली जो है 3 तरह की शैली जो है भारत में मुख्यतः है। नागर शैली जो कि नॉर्थ इंडिया में जो है प्रचलित है। वहीं दूसरी बात करें तो वेसर शैली, जो कि इसमें मध्य के, भारत के मध्य के मिडिल के कुछ भाग समाहित होते हैं। वहीं द्रविड़ शैली की बात करें तो साउथ इंडिया के मंदिरों का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में किया गया है, यानी कि दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में है। और इस प्रकार भारत में जो है 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने भी मंदिर हैं इन 3 प्रकार के निर्माण शैलियों से निर्मित हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है द्रविड़ शैली, इसका मतलब ये हो गया कि ये लगभग साउथ इंडिया से बात की जा रही है। अब देखिए इसके सब डिवीजन में क्या किया जाता है। तो पहला कथन ये कह रहा है कि सूर्य के संबंध में दिशा के आधार पर, तो ये थे सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क, मोढेरा, गुजरात। तो यहाँ पर तो ये तो गलत है, ये तो उत्तर भारत के हैं। दूसरा ये कह रहा है कि गोपुरम के आकार के आधार पर, तो गोपुरम उसकी विशेषता होती थी पर उसके आकार के आधार पर जो है ये द्रविड़ शैली का सब डिवीजन नहीं है। विमान के आकार के आधार पर, तो यहाँ पर ये कहना जो है सही होगा। लगभग जो है 5 प्रकार के जो है विमान द्रविड़ शैली में अपनाई जाती थी, जिसमें एक वर्गाकार, फिर आयताकार, अंडाकार, उसके बाद गोलाकार,
उसके बाद अष्ट वाला अष्टभुजाकार, ये 5 प्रकार के जो है विमान आधारित शैलियाँ अपनाई जाती थी ये द्रविड़ शैली में। तो इस प्रकार जो है विमान के आकार के आधार पर जो है इसका सब डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कीटाणु शोधन टावर यूवी ब्लास्टर। यूवी का मतलब यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट है, यानी पराबैंगनी। आप जानते होंगे पराबैंगनी के रोल को। तो यूवी ब्लास्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। तो ये यूवी ब्लास्टर के बारे में ये पहला कथन ये कर रहा है कि यह मॉल और विमानपत्तनों यानी कि एयरपोर्ट, विमानपत्तन, एयरपोर्ट, मॉल और एयरपोर्ट जैसे लोगों की आवाजाही वाले स्थानों के कीटाणु शोधन के लिए, यानी कि वहाँ पे वायरस, कीटाणु, इन सबों को कुछ ही समय में ख़त्म करने के लिए उपयुक्त एक टावर है जो कि अल्ट्रा वायलेट रे द्वारा जो है कीटाणुओं का शोधन किया जाता है, इसलिए इसका नाम यूवी ब्लास्टर है। आप देख सकते हैं पहला कथन जो है यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है, तो विकल्प बी डी जो है यहाँ पर गलत है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 1958 में की गई है और इसी द्वारा जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है, किसे, यूवी ब्लास्टर को। और अभी वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, इन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 1, 2 दोनों कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर चुनना है। पहला कथन ये कह रहा है कि राष्ट्रकूट तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूट जो थे वो तेलुगु और कन्नड़ कवियों के महान संरक्षक थे। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है कि राष्ट्रकूट ही नहीं बल्कि चालुक्य और होयसल शासक भी कन्नड़ और तमिल कवियों के संरक्षक थे। और यहाँ पर जो है पहला कथन सही है। यदि पहला कथन सही है तो यहाँ पर विकल्प बी डी जो है गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट दरबार के कवि थे। तो अपभ्रंश कवि स्वयंभू की बात करें तो ये जो है राष्ट्रकूट दरबार के कवि थे। और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है और दूसरा कथन भी सही है, तो विकल्प यहाँ पर विकल्प सी जो है सही होगा। 1, 2 दोनों कथन सही है। और पंपा, पोन और रत्न जो है परस्पर समकालीन कवि थे। पंपा, उसके बाद बात करें पोन, आप नाम सुने होंगे, और रत्न, इन्हें जो है कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। पंपा, पोन और रत्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। और ये समकालीन थे और अलग अलग शासकों द्वारा जो है इन्हें संरक्षण दिया गया, तभी जो है इन्हें कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंपा चालुक्य शासक अरिकेशी द्वितीय के दरबारी कवि थे। यहाँ पर इस पंपा की बात हो रही है। तो चालुक्य शासक अरिकेसरी द्वितीय के दरबारी कवि थे ये पंपा। वहीं पौन की बात की जाए, पर आप देख पा रहे हैं ये पौन है। और पौन जो है ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय, जिनका शासनकाल की बात करें तो 939 ईस्वी से 968 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया है। और ये राष्ट्रकूट राजा है और इन्होंने जो है कन्नड़ साहित्य को संरक्षण दिया।
तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद रत्न की बात करें तो ये गंग शासक और चालुक्य द्वारा जो है इन्हें संरक्षण प्राप्त था। इस प्रकार जो है यहाँ पर दोनों कथन जो है सही है, विकल्प सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत वेदांत का मूल पाठ है, यानी वेदांत जो है वो किस मूल पाठ पर आधारित है। तो बात की जाए वेदांत की तो ये जो है ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। अब विकल्पों की बात कर लेते हैं। तो शुल्ब सूत्र की बात की जाए यहाँ पर पहले विकल्प की, तो शुल्ब सूत्र जो है इसमें यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और इनकी जो है इस शुल्ब सूत्र में चर्चा की गई है कि यज्ञ वेदी का निर्माण कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और इसी शुल्ब सूत्र के आधार पर भारत में ज्यामिति की पढ़ाई जो है स्टार्ट होती है, इसी शुल्ब सूत्र के आधार पर। तो पहले विकल्प की बात हो गई। दूसरे विकल्प की बात करें तो दूसरा विकल्प करा है स्रोत सूत्र। तो इसमें राजसी राज्यभिषेक समारोह का राज्यभिषेक समारोह का जो है इसमें विवरण दिया गया है किसमें, तो स्रोत सूत्र में। वहीं तीसरा जो विकल्प है ये तो इसका सही उत्तर है, ये साहित्यिक सूत्र वेदांत का जो है मूल पाठ है। और धर्म सूत्र की बात की जाए तो इसमें अंतर्वैयक्तिक संबंधों और लोगों एवं राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित विधियां दी गई हैं कि आपकी जो है अपने जीवन में क्या भूमिका है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर था ये विकल्प सी था, ब्रह्मसूत्र। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न यहाँ ये करा है कि हड़प्पा नगर नियोजन, और आपको पता होगा कि हड़प्पा नगर नियोजन जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, प्राचीन कालीन प्रथम नगरीय सभ्यता है। तो इसके नगर का जो नियोजन था इसी के लिए यह प्रसिद्ध है, और इसी के संदर्भ में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि हड़प्पाई नगरों में बृहद पैमाने पर यानी कि बड़े पैमाने पर पत्थर के भवनों का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो है पहला कथन गलत है, क्योंकि पत्थर के भवनों का नहीं ईंटों का प्रयोग किया था, और वो भी जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया था, सूखी ईंट का भी प्रयोग किया था, पक्की ईंट भी थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पत्थर शब्द जो है इसको गलत बना रहा है, और यहाँ पर विकल्प ए और डी जो है गलत हो गए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना था। दूसरा कथन ये कह रहा है कि नगरों में घरों की व्यवस्था और ये प्रतिरूप में बनाई गई थी, यानी कि रेडियल पैटर्न में बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी गलत है। आप बार बार जो है इतिहास की किताब में पढ़े होंगे कि ये जो है ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है गलत है। दूसरा कथन गलत है तो विकल्प बी भी जो है यहाँ पर गलत हो गया। इसका मतलब है कि विकल्प सी जो है ऑटोमेटिक सही है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि यह पूर्णतया संबंध जल निकासी प्रणाली निर्मित की गई थी। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हर घरों से संबद्ध करके जल निकासी प्रणाली जो है निर्मित की गई थी। हर घरों से संबद्ध करके जल निकासी प्रणाली जो है निर्मित की गई थी। ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरा जो है यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि नगर वन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसमें से जो है कौन सा कथन सही है। योजना के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है, सही उत्तर जो है आपको चुन के बताना है। पहला कथन ये कर रहा है कि इसका लक्ष्य जो है गोल जो है ये गोल भारत को अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन का विकसित करना है। तो ये बात जो है पहला कथन सही है। आइए इससे पहले जानते हैं कि हर साल जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और इस साल भी 2020 में मनाया गया था, पिछले साल, और इस साल आने वाली है।
तो इस वर्ष की और हर साल जो है भारत का पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसे मनाता है। ये जो है UNEP जो कि एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर जो है प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसी के थीम पर आधारित होता है। इसका जो थीम होता है इसी थीम पर आधारित जो है अपने भारत में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। और इस साल भी जो है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मनाया और इन्होंने जो है अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वन को विकसित करने का जो है लक्ष्य रखा। इस साल की जो थीम थी वो जैव विविधता थी, ये आपको ध्यान रखनी है, बायोडायवर्सिटी। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत शहरी वनों को मुख्य रूप से शहरों में विद्यमान वन भूमि पर विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है। ये चूंकि नगर वन योजना आप देख रहे हैं शब्दों को और यहाँ पर जो है लगभग शहर की ही बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत जो है शहरी वनों को जो है मुख्य रूप से यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है और इसी में जो है शहर में जो विद्यमान भूमि है उसी पर वन को विकसित करने की बात की गई है और वो भी अगले 5 साल में 200 शहरों में वनों को विकसित करने की बात की गई है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है तो विकल्प सी जो है सही उत्तर होगा। 1, 2 दोनों कथन सही है।